शहर के कोने में मंदिर की सीढ़ियों पर एक फटेहाल युवक बैठा रहता था। उसका नाम राघव था। भूख से तड़पता, लोगों के फेंके हुए टुकड़ों पर जीने वाला यह युवक कभी नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी। लोग उसे तिरस्कार से देखते, कुछ दया दिखाते तो कुछ अपमानित करके चले जाते। लेकिन राघव की आंखों में अब भी एक अनकही चमक थी, जैसे उसका भाग्य कुछ बड़ा लिखने जा रहा हो। एक दिन जब राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसने राघव को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। बेटा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? राघव हंसा। मेरी किस्मत? यह तो जन्म से ही टूटी हुई है, इसे बदला नहीं जा सकता। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान दी और उसके हाथ में एक छोटी सी तांबे की अंगूठी रख दी। यह अंगूठी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राघव ने अंगूठी को ध्यान से देखा और उसे पहन लिया। उसी क्षण एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ गई। एक नई शुरुआत। उस रात जब वह मंदिर के पास सो रहा था, एक तेज तूफान आया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक राघव के पास एक घुड़सवार आया। तुम्हें राजा ने बुलाया है। राघव हक्का बक्का रह गया। राजा ने? लेकिन मैं तो। चुप रहो, जल्दी चलो। राघव को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर राजमहल ले जाया गया। वहां राजा खुद उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम ही वो युवक हो जिसे बूढ़े साधु ने यह अंगूठी दी थी? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। राजा ने एक गहरी सांस ली। तो तुम्हें एक रहस्य जानना होगा। यह अंगूठी सिर्फ किसी खास व्यक्ति के हाथ में चमकती है, और तुम वह व्यक्ति हो। छुपा हुआ सच। राजा ने उसे एक पुराना राज खोला। आज से 18 साल पहले विसय पापाया पेशापस थे। मेरे भाई के पुत्र को युद्ध के दौरान छुपा दिया गया था, लेकिन उसकी पहचान छिपाने के लिए उसे आम जनता के बीच छोड़ दिया गया। राघव ने राजा की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इससे उसका क्या संबंध था। तभी राजा ने आगे कहा, तुम ही वह उत्तराधिकारी हो, राघव। तुम इस राज्य के असली वारिस हो। राघव को जैसे झटका लगा। यह ये मजाक है ना? राजा मुस्कुराया। सच खुद को समय के साथ प्रकट करता है, लेकिन यह अंगूठी तुम्हारी पहचान है, और अब तुम्हें राजा बनना होगा। क्या राघव सच में राजा बन पाएगा? राघव अब तक एक भिखारी था। क्या वह सच में इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था? क्या यह भाग्य का खेल था या एक बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वह राजा का खोया हुआ वारिस था, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? राघव का मन अब भी अशांत था। वह एक पल पहले तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधारण भिखारी था, और अब राजा उसे राज्य का असली उत्तराधिकारी बता रहा था। यह किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन सपने इतनी जल्दी सच नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनमें कोई न कोई राज जरूर छिपा होता है। राजमहल में उसके लिए शानदार कक्ष तैयार किया गया था। महीनों से भूखे पेट जीने वाला राघव अब शाही भोजन कर रहा था, लेकिन हर निवाले के साथ उसके मन में एक ही सवाल था। क्या यह सच में मेरी किस्मत है, या कोई खेल चल रहा है? महल के अंधेरे रहस्य। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, राघव अपने कक्ष से बाहर निकला। उसे इस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बड़े बड़े गलियारों में घूमते हुए वह अचानक एक पुराने दरवाजे के सामने आ गया। दरवाजा आधा खुला था, और अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। राजा को यकीन हो गया है कि वह असली वारिस है। हमें जल्द से जल्द उसे रास्ते से हटाना होगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह लोग कौन थे, और उसे रास्ते से हटाने की बात क्यों कर रहे थे? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अंदर झांकने लगा। वहां दो आदमी खड़े थे। एक सेनापति जैसा दिखने वाला व्यक्ति, और दूसरा एक दरबारी। अगर उसे सच का पता चल गया तो हमारी सालों की योजना बर्बाद हो जाएगी, दरबारी ने कहा। हमें उसे खत्म करना होगा। सेनापति की आवाज में क्रूरता थी। राघव को समझ नहीं आया कि यह लोग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बात तय थी, महल में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा था। सच का पर्दाफाश। राघव को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने सीधे राजा के पास जाने का फैसला किया। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने गहरी आवाज में कहा। राजा ने सिर उठाया। क्या हुआ पुत्र? क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ही इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं? राजा ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा। फिर उसने गहरी सांस ली। राघव, तुम्हारे मन में यह संदेह क्यों आया? राघव ने राजा को पिछली रात सुनी हुई बात बताई। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच है तो महल में कोई गद्दार है।
हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि यह साजिश कौन कर रहा है। एक अजीब घटना। उसी रात राघव अपने कक्ष में था जब अचानक खिड़की से एक तीर अंदर आया। तीर के साथ एक कागज बंधा हुआ था। उसने कांपते हाथों से कागज खोला। महल के लोग तुम्हें राजा बना रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर असली उत्तराधिकारी तुम नहीं हुए, तो असली राजा कहाँ है? राघव का खून जम गया। अगर वह असली वारिस नहीं था, तो असली राजा कौन था? क्या यह सच में राघव का भाग्य था या किसी और की चाल? क्या राघव सच में सही उत्तराधिकारी था या यह किसी और की चाल थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था? अगर राघव असली राजा नहीं था, तो सच्चा राजा कहाँ था? असली राजा कौन? राघव की उंगलियां कांप रही थीं। तीर के साथ आए उस कागज के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगर असली उत्तराधिकारी तुम नहीं हुए, तो असली राजा कहाँ है? क्या इसका मतलब यह था कि उसे जानबूझकर एक झूठ में फंसाया गया था? या यह किसी का षड्यंत्र था? राघव को अब यकीन हो गया था कि महल में कुछ गहरा राज छुपा है। अगर वह असली राजा नहीं था, तो असली राजा कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, उसे हटाने की योजना कौन बना रहा था? गुप्त सुरंगों का रहस्य। अगली रात राघव चुपके से महल के उसी पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, जहां उसने पहले दो लोगों की बात सुनी थी। इस बार वह दरवाजा थोड़ा और खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव अंदर गया। यह एक पुराना धूल भरा कमरा था, लेकिन वहां एक और दरवाजा था, काफी छोटा और लकड़ी से बना हुआ। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अचानक एक अंधेरी सुरंग उसके सामने खुल गई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सुरंग महल के किसी और गुप्त हिस्से में जाती है? उसने खुद से कहा। बिना कुछ सोचे वह अंदर चला गया। सच्चाई का सामना। सुरंग लंबी और ठंडी थी। अंदर सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी थी। चलते चलते उसे एक बड़ा कमरा दिखा। वह जब उस कमरे में पहुंचा, तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक आदमी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था। राघव ने पास जाकर उसकी ओर देखा। वह लगभग उसकी ही उम्र का था, लेकिन उसके चेहरे पर घाव थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरी थकान थी। तुम तुम कौन हो? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। कैदी ने धीरे से सिर उठाया। मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं। धोखा या सच्चाई? राघव को एक झटका लगा। क्या? कैदी ने गहरी सांस ली। मुझे बचपन में अगवा कर लिया गया था। एक गद्दार ने मुझे यहां बंद कर दिया और राज्य को अपने काबू में लेने की योजना बनाई। लेकिन अब उन्होंने तुम्हें राजा बनाने के लिए चुना है। राघव का सिर घूम गया। अगर ये आदमी सच कह रहा था, तो क्या राघव को एक मोहरा बनाया गया था? लेकिन अगर यह झूठ था, तो यह आदमी कौन था? अब क्या करेगा राघव? राघव अब दौराहे पर खड़ा था। अगर वह इस कैदी को बाहर निकालता, तो उसे महल के दुश्मन मार सकते थे। लेकिन अगर उसने इसे यहीं छोड़ दिया, तो शायद वह खुद भी किसी झूठ में फंसा रह जाएगा। सच क्या था? कौन सही था? कौन झूठ बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर असली राजा यही था, तो क्या राघव को खत्म करने की साजिश शुरू हो चुकी थी? राजा का असली उत्तराधिकारी, धोखा या सच? राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसके सामने बैठा कैदी दावा कर रहा था कि वही असली उत्तराधिकारी है। लेकिन क्या यह सच था, या फिर यह भी किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? कैदी की आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि सिर्फ गहरी वेदना और वर्षों की पीड़ा थी। अगर तुम सच कह रहे हो, राघव ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे क्यों चुना गया? मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? कैदी कड़वी हंसी हंसा। क्योंकि वे चाहते हैं कि असली राजा कभी सामने ना आए। वे तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नकली राजा बनाकर असली उत्तराधिकारी को हमेशा के लिए अंधेरे में दफना देना चाहते हैं। राघव के मन में शक का बादल और घना हो गया। क्या वह पूरे समय एक चाल में फंसा था? महल के गद्दार कौन? राघव को अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस हुआ। अगर यह सच था, तो महल में उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। लेकिन सवाल यह था, गद्दार कौन था? वह राजा जिसने उसे उत्तराधिकारी बताया, या वे दरबारी जो उसे खत्म करने की साजिश रच रहे थे, या फिर कहीं यह कैदी ही तो झूठ नहीं बोल रहा था? राघव के मन में उथल-पुथल मच गई। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या मिलेगा? कैदी ने उसकी आंखों में देखा। सच? राघव ने गहरी सांस ली। लेकिन क्या वह सच जानने के लिए तैयार था? राजमहल की चालें। राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहेगा। लेकिन जैसे ही वह सुरंग से बाहर निकलने लगा, उसे दूर से किसी की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। राघव जल्दी से छिप गया। दो परछाइयां दरवाजे के पास रुकीं।
हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, पहली आवाज आई। अगर उसे असली राजा का पता चल गया, तो हमारी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी आवाज गूंजी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। महल में गद्दार थे और वे उसे मारना चाहते थे। लेकिन वह अब चुप नहीं रहेगा। अब क्या करेगा राघव? क्या वह असली राजा को बचाकर सच्चाई सामने लाएगा, या फिर खुद भी गद्दारों के जाल में फंस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, राजमहल का असली गद्दार कौन है? धोखा, साजिश और असली राजा की खोज। राघव अंधेरे में खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। महल में गद्दार थे और वे उसे मारना चाहते थे। अब सवाल यह था कि वह क्या करे। अगर वह सीधा राजा के पास जाता, तो हो सकता था कि राजा खुद इस साजिश का हिस्सा हो। अगर वह कुछ गलत कदम उठाता, तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता, तो यह राज्य हमेशा के लिए गद्दारों के हाथ में चला जाता। उसने कैदी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। क्या तुम वाकई में इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो? राघव ने ठंडी आवाज में पूछा। कैदी ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, और यही वजह है कि मुझे यहां कैद किया गया। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें सच्चाई तक पहुंचा सकता हूं। राघव ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि वह किस पर भरोसा करे, लेकिन अब वह इस खेल में पीछे नहीं हट सकता था। महल का सबसे बड़ा रहस्य। राघव ने तय किया कि वह पहले खुद सच्चाई की तह तक जाएगा। उसने कैदी से कहा, मैं अभी तुम्हें नहीं निकाल सकता, वरना वे हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन मैं इसका हल निकालूंगा। राघव सुरंग से बाहर निकला और सीधे राजा के पास गया। महाराज, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। राजा ने सभी दरबारियों को बाहर भेज दिया और गहरी नजरों से राघव को देखा। क्या हुआ पुत्र? राघव ने सीधा सवाल किया। क्या आप जानते हैं कि महल में एक गुप्त कैदी है? राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चौंक कर खड़ा हो गया। "त- तुम क्या कह रहे हो? राघव अब पूरी तरह से सतर्क था। राजा के चेहरे पर चिंता और डर दोनों दिख रहे थे। यह साफ था कि राजा कुछ छुपा रहा था। मुझे सब सच बताइए महाराज। अगर आप मेरे पिता समान हैं, तो कृपया मुझसे झूठ मत बोलिए। राजा ने गहरी सांस ली। उसने इधर उधर देखा, जैसे सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई उनकी बात न सुन रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो कल आधी रात को राजमहल के पुराने पुस्तकालय में आना। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर ऐसा क्या था जो राजा सबसे छुपा रहे थे? आधी रात का रहस्य। आधी रात होते ही राघव चुपचाप महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी मशाल की रोशनी जल रही थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा और सने दे गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा जमीन पर पड़े हुए थे, उनकी छाती से खून बह रहा था। राघव भागकर उनके पास गया। महाराज, ये किसने किया? राजा की आंखें कमजोर हो रही थीं, लेकिन उन्होंने कांपते होठों से कुछ कहा। गद्दार महल के अंदर ही है। असली राजा को बचाओ। और फिर राजा की सांसें रुक गईं। राघव सदमे में था। राजा की हत्या कर दी गई थी और अब अगला निशाना वह खुद था। अब क्या करेगा राघव? क्या वह असली राजा को बचाने में सफल होगा? गद्दार कौन था जिसने राजा की हत्या कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, अब राघव के लिए आगे क्या रास्ता बचा था? साजिश की गहराई, राजा की मौत और असली गद्दार का खेल। राघव घुटनों के बल बैठा, राजा की लाइफलेस बॉडी के पास। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। महल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी और उसने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी, गद्दार महल के अंदर है, असली राजा को बचाओ। इसका मतलब साफ था, राजमहल के अंदर कोई ऐसा था जो पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। लेकिन कौन? राघव को लगा कि अब वह खुद भी खतरे में है। अगर राजा को मार दिया गया था, तो अगला निशाना वह हो सकता था ऑर्डिनरी था। उसे जल्द से जल्द असली राजा को बचाना था और यह जानना था कि इस साजिश के पीछे कौन था। भागने की योजना। राघव को अब पता था कि अगर वह ज्यादा देर रुका, तो उसे भी मरवा दिया जाएगा। वह जल्दबाजी में महल के गुप्त मार्ग से होते हुए उस अंधेरी सुरंग तक पहुंचा, जहां असली उत्तराधिकारी कैद था। कैदी ने जैसे ही राघव को आते देखा, उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। क्या हुआ? उसने पूछा। राजा की हत्या हो चुकी है, राघव ने जल्दी से कहा। अब यहां रुकने का समय नहीं है, हमें निकलना होगा। कैदी ने झट से अपने हाथों की जंजीरों की ओर इशारा किया। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो पहले मुझे इनसे आजाद करो। राघव ने चारों तरफ देखा। उसे एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिला।
उसने पूरी ताकत से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में जंजीरें टूट गईं और कैदी आजाद हो गया सही हो गया। अब हमें महल से बाहर निकलना होगा, लेकिन चुपचाप। गद्दार का चेहरा सामने आया। दोनों सुरंग से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज आई के पास आई। तुम्हें लगा कि तुम बच निकलोगे? राघव और कैदी तेजी से घूमे। सामने महल का सबसे ताकतवर सेनापति खड़ा था और उसके साथ राजा का सबसे खास दरबारी। तो आखिर तुम ही हो गद्दार! राघव गुस्से से चीखा। सेनापति हौसा! अगर तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हुआ, तो तुम कितने मूर्ख हो। यह योजना तो बरसों से बन रही थी। लेकिन राजा को क्यों मारा? राघव ने पूछा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। क्योंकि राजा को सच का पता चल चुका था। सेनापति की आंखों में एक शैतानी चमक थी। और अब तुम्हें भी मरना होगा। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। राघव और कैदी को अब साफ दिख रहा था। अगर वे यहां रुके, तो उनकी मौत पक्की थी। भागो! राघव ने कैदी से कहा और दोनों तेजी से दूसरी ओर दौड़ पड़े। पीछे से तलवारों की आवाज आई और गद्दारों के सैनिक उनके पीछे दौड़ पड़े। महल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन भागने का एक ही रास्ता था। शाही अस्तबल की तरफ जाना और घोड़ों पर निकल जाना। राघव और कैदी गलियारों से भागते हुए अस्तबल की तरफ पहुंचे। लेकिन तभी सेनापति और उसके सैनिक पहले से वहां खड़े थे। अब तुम बचकर नहीं जा सकते, सेनापति ने तलवार निकालते हुए कहा। राघव ने भी पास पड़ी एक तलवार उठा ली। अगर हमें मरना भी पड़े तो लड़कर मरेंगे, उसने दहाड़ते हुए कहा। क्या राघव और असली राजा बच पाएंगे? अब खेल खुलकर सामने आ चुका था। राजमहल के गद्दार, राजा की हत्या और एक असली उत्तराधिकारी जो बरसों से कैद था। लेकिन क्या राघव और असली राजा इस महल से बच निकलेंगे? क्या वे गद्दारों को हरा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वे बच भी गए, तो क्या राज्य उन्हें राजा मानेगा? जीवन और मृत्यु का खेल। राघव ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसके सामने सेनापति खड़ा था। वह आदमी जिसने राजा की हत्या की, जिसने राज्य पर कब्जा करने की साजिश रची और जिसने उसे और असली उत्तराधिकारी को मारने की योजना बनाई थी। सेनापति की आंखों में घमंड झलक रहा था। उसके पीछे दर्जनों सैनिक खड़े थे और राघव के पास सिर्फ एक तलवार थी। लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। तुम हमें मारना चाहते हो? राघव ने कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। तो पहले तुम्हें लड़कर दिखाना होगा। सेनापति हमसा, तुम जैसे लड़के मेरे एक वार भी नहीं सह सकते। तो आकर देख लो। राघव ने तलवार उठा ली। तलवारें टकराईं और महल में गूंज उठी जंग की गर्जना। सेनापति ने तेजी से हमला किया, लेकिन राघव पहले ही पीछे हट चुका था। उसके अंदर अब गुस्से की आग जल रही थी। राजा की हत्या का बदला लेना था, गद्दारों को सजा देनी थी और असली उत्तराधिकारी को उसका हक दिलाना था। असली उत्तराधिकारी भी पास पड़ी तलवार उठाकर लड़ने को तैयार था। अब यह सिर्फ भागने की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय और अन्याय की आखिरी जंग थी। राघव ने पूरी ताकत से वार किया और सेनापति की तलवार उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। उसके चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था। यह कैसे संभव है? सेनापति ने गुर्राते हुए कहा। क्योंकि तुम गलत थे। राघव ने तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। तुमने सोचा कि ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन तुम भूल गए कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। गद्दार का अंत। लेकिन क्या यह जीत थी? सेनापति के सैनिक अब पीछे हटने लगे थे। उन्होंने देखा कि उनका नेता हार चुका है और वे अब किसी और के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। अब क्या करोगे? राघव ने पूछा। असली उत्तराधिकारी आगे बढ़ा और कहा, अब समय आ गया है कि पूरे राज्य को सच्चाई बताई जाए। लेकिन तभी एक नया खतरा महल के मुख्य द्वार से तेजी से घोड़ों की टाप सुनाई दी। राघव ने उधर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज्य का प्रधानमंत्री, जिसके बारे में सबको लगता था कि वह राजा के प्रति वफादार था, अब सेनापति के पक्ष में खड़ा था। अगर तुम्हें लगा कि सिर्फ सेनापति ने यह साजिश रची थी, तो तुम बहुत भोले हो, प्रधानमंत्री ने ठंडी आवाज में कहा। राघव को समझ आ गया, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब क्या करेगा राघव? क्या वह प्रधानमंत्री की नई साजिश को हरा पाएगा? क्या असली उत्तराधिकारी को राजा बनने का हक मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महल की साजिश यहीं खत्म होगी या यह सिर्फ एक और खेल की शुरुआत थी? साजिश की असली जड़ खेल अब भी जारी था। राघव और असली उत्तराधिकारी ने एक गद्दार को हरा दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद सामने आ चुका था। राघव को लगा था कि सेनापति ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन अब साफ हो गया था कि यह खेल और भी बड़ा था। राजा की हत्या सिर्फ एक शुरुआत थी, असल खेल अब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के पीछे उसके निजी सैनिक खड़े थे।
ज्यादातर वही जो राजा की सेना का हिस्सा थे। मतलब ये कि राजमहल की आधी सेना अब उनके खिलाफ थी। तो यह सब तुम्हारा खेल था? राघव ने गहरी आवाज में पूछा। प्रधानमंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा कमजोर था। यह राज्य एक ताकतवर शासक के लायक था। असली उत्तराधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुमने सोचा कि तुम वह ताकतवर शासक बनोगे? प्रधानमंत्री हमें हंसा। नहीं, मैं नहीं। लेकिन असली राजा भी तुम नहीं बनोगे। राजमहल का सबसे बड़ा झटका। राघव को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या मतलब? प्रधानमंत्री ने कुछ इशारा किया और तभी महल के मुख्य द्वार से एक तीसरा व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर अंदर आया। राघव और असली उत्तराधिकारी दोनों हक्का बक्का रह गए। वह व्यक्ति राजा की ही तरह दिख रहा था। यह असली उत्तराधिकारी है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की। जो तुम्हारे साथ था वह एक धोखेबाज है। राघव को एक जोरदार झटका लगा। जिस व्यक्ति को वह बचाने के लिए इतनी दूर तक आया था, क्या वह भी झूठा था? अब कौन था असली उत्तराधिकारी? राघव ने धीरे से अपनी तलवार कसी। अगर यह असली उत्तराधिकारी है, तो फिर यह कौन है? उसने अपने साथी की ओर इशारा करते हुए पूछा। प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली। एक चालाक खिलाड़ी, एक नकली, जिसे हमने यहां तब तक रखने दिया जब तक सही समय न आ जाए। लेकिन अब असली राजा सामने है। राघव के दिमाग में हलचल मच गई। क्या यह भी कोई नई साजिश थी? अगर यह सच था, तो जिस व्यक्ति को वह बचाने की कोशिश कर रहा था, वह असली उत्तराधिकारी नहीं था। अब क्या करेगा राघव? किस पर भरोसा करे जिसे वह अब तक असली राजा मान रहा था, या इस नए व्यक्ति पर? क्या प्रधानमंत्री एक और चाल खेल रहा था, या यह सच में असली राजा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राघव गलत फैसले लेता, उससे मसीह शार्लाट बेलेसेता, तो उसकी जान भी जा सकती थी। असली और नकली का खेल, राघव किसका साथ देगा? राघव के हाथ पसीने से भीग गए थे। अब तक वह जिस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्या वह भी झूठा था? सामने घोड़े पर बैठा नया व्यक्ति राजा की तरह दिख रहा था, और प्रधानमंत्री उसे असली उत्तराधिकारी बता रहा क्या असावा इरहास अजिक्त था। लेकिन क्या यह सच था? राघव ने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा, जो अब तक उसका साथी था। उसकी आंखों में नाराजगी और गुस्सा था। क्या तुम सच में नकली हो? राघव ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह सब एक झूठ है। प्रधानमंत्री अब एक और चाल चल रहा है। मैं ही असली उत्तराधिकारी हूं। राघव अब पूरी तरह से उलझ चुका था। अगर यह झूठ था, तो असली राजा कौन था? राजा की आखिरी निशानी। तभी राघव को याद आया, राजा ने मरने से पहले कुछ कहा था। गद्दार महल के अंदर है, असली राजा को बचाओ। लेकिन राजा ने कोई नाम नहीं लिया था। राघव को लगा कि अब सिर्फ दिमाग से काम लेना होगा। वह सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में घूरते हुए बोला, अगर यह असली उत्तराधिकारी है, तो इसे कोई ऐसी चीज बताने दो जो सिर्फ राजा और उसका बेटा जान सकता हो। प्रधानमंत्री के चेहरे पर हल्की शिकन उभर आई। सामने खड़ा नया उत्तराधिकारी थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, महल के गुप्त खजाने का दरवाजा एक अनोखी कुंजी से खुलता है, जिसे सिर्फ राजा और उसका बेटा जानते हैं। राघव ने ध्यान से सुना, फिर नकली कहे जा रहे व्यक्ति की तरफ देखा। और तुम क्या जानते हो? वह एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, खजाने की चाबी तो एक बहाना है। असली पहचान यह है कि राजा हमेशा अपनी तलवार के दस्ते के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपाकर रखते थे, जो सिर्फ तस राजा और उनका उत्तराधिकारी ही खोल सकता था। राघव के दिमाग में घंटी बजी। यह बात सिर्फ राजा और उनका बेटा ही जान सकते थे। प्रधानमंत्री की साजिश। बेनकाब। राघव तुरंत समझ गया। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था। तुम झूठे हो, राघव गरजा। तुमने महल पर कब्जा करने के लिए एक नकली उत्तराधिकारी तैयार किया, ताकि असली उत्तराधिकारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। प्रधानमंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें मार दो। फैसले की घड़ी, युद्ध का आगाज। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। राघव ने अपनी तलवार निकाल ली। असली उत्तराधिकारी भी लड़ने को तैयार था। सैनिक तेजी से उन पर टूट पड़े। तलवारें टकराने लगीं, खून बहने लगा, और महल का आंगन युद्ध के मैदान में बदल गया। राघव पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। तभी महल का मुख्य द्वार जोर से खुला और एक पूरी सेना अंदर आ गई। लेकिन यह सेना किसकी थी? क्या यह गद्दार प्रधानमंत्री की सेना थी, जो राघव और असली राजा को खत्म करने आई थी? या फिर यह कोई ऐसा था जो सच में उन्हें बचाने आया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव और असली उत्तराधिकारी इस युद्ध को जीत पाएंगे, या यह उनका आखिरी युद्ध होगा?
युद्ध का निर्णायक मोड़। दो सेनाओं की टक्कर। राघव और असली उत्तराधिकारी सैनिकों से घिरे हुए थे। तलवारों की चमक और टकराने की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थीं। हर वार का जवाब देना अब जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन तभी महल के द्वार पर एक नई सेना दिखाई दी। राघव ने तेजी से उधर देखा। धूल उड़ रही थी और घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन यह सेना किसकी थी? प्रधानमंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी इस खेल में शामिल होगा। दो गद्दार, एक सच्चाई। जैसे ही नई सेना महल में दाखिल हुई, उनका नेता घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। वह राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति था, जो कई महीनों से गायब था। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में यहां बहुत कुछ बदल गया। सेनापति की आवाज गूंज उठी। राघव को राहत मिली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कुछ कहता, सेनापति ने प्रधानमंत्री की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुमने राजा को धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, राज्य के भले के लिए मुझे यह करना पड़ा। राजा कमजोर था और हमें एक नया नेतृत्व चाहिए था। लेकिन सेनापति हंसा। सच कहूं तो मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने अपनी सेना को तैयार रखा था। और अब यह युद्ध यहीं खत्म होगा। महल की आखिरी लड़ाई। अब युद्ध पूरी तरह से खुल चुका था। प्रधानमंत्री के सैनिकों और राजा के वफादार सेनापति की सेना के बीच खून की नदियां बहने लगीं। राघव और असली उत्तराधिकारी भी लड़ाई में कूद पड़े। महल का हर कोना तलवारों की चमक से भर गया। सैनिक एक एक करके गिरने लगे। प्रधानमंत्री अब समझ चुका था कि अगर वह रुका उमाई बाय वायन तो मारा जाएगा। वह तेजी से महल के पिछले द्वार की ओर भागा। लेकिन राघव ने उसे देख लिया। कहीं नहीं भाग सकते। राघव गरजा और उसके पीछे दौड़ा। प्रधानमंत्री का अंत। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने तेजी से एक घोड़ा उठाया और भागने की कोशिश की। लेकिन राघव ने अपना भाला उसकी तरफ फेंका। भाला सीधे प्रधानमंत्री की पीठ में जा धंसा। वह दर्द से चीखते हुए घोड़े से नीचे गिर पड़ा। राघव उसके पास पहुंचा। प्रधानमंत्री ने खून से लथपथ हाथों से उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, तुम जीत गए। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। क्या राज्य को नया राजा मिल गया? लड़ाई खत्म हो चुकी थी। महल फिर से शांत हो गया। असली उत्तराधिकारी सिंहासन के सामने खड़ा था। राजा की मौत के बाद अब उसे ही राज्य चलाना था। लेकिन तभी एक आखिरी रहस्य। महल के पुराने ग्रंथों से एक दस्तावेज निकाला गया। उस दस्तावेज में जो लिखा था, उसने सबको चौंका दिया। असली राजा का उत्तराधिकारी सिर्फ वही बनेगा जिसकी रगों में सच्चा शाही खून बहेगा। राघव को यह पढ़कर अजीब सा महसूस हुआ। उसने असली उत्तराधिकारी की तरफ देखा। लेकिन तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। क्या राघव ही असली उत्तराधिकारी था? राजा की पुरानी तलवार के दस्ते में एक कागज छुपा हुआ था। जब वह खोला गया तो उसमें लिखा था, अगर कभी सच्चाई पर संदेह हो तो उत्तराधिकारी की पहचान महल के गुप्त कक्ष में छुपे शाही निशान से होगी। सब लोग उस गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर दीवार पर बनी एक अनोखी आकृति दिखाई दी। और जब राघव ने उसे छुआ तो दीवार में उसकी उंगलियों के निशान पूरी तरह से फिट हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। असली उत्तराधिकारी हक्का बक्का रह गया। क्या इसका मतलब था कि राघव ही असली राजा था? सच का सामना। क्या राघव ही असली राजा था? महल के गुप्त कक्ष में गूंजती चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी। राघव की उंगलियां पूरी तरह से शाही निशान पर फिट हो चुकी थीं। इसका मतलब था कि या तो यह कोई संयोग था या फिर वह ही असली राजा था। असली समझे जा रहे उत्तराधिकारी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यह असंभव है। मैं ही राजा का बेटा हूं, वह हकलाते हुए बोला। लेकिन सेनापति, जिसने अभी अभी युद्ध जीतने में मदद की थी, आगे आया और गहरी आवाज में बोला, नहीं, शायद हमें बचपन से ही एक गलत कहानी सुनाई गई थी। छुपा हुआ सच। राघव का अतीत क्या था? महल के पुराने अभिलेखों को खंगाला गया। कई दस्तावेज जले हुए मिले, मानो किसी ने सच को छुपाने की पूरी कोशिश की हो। लेकिन फिर एक दस्तावेज मिला जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। राजा का एक गुप्त उत्तराधिकारी था जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए जन्म के बाद ही कहीं दूर भेज दिया गया था। राघव का दिमाग चकरा गया। क्या यह दस्तावेज उसी के बारे में था? अगर यह सच है तो, सेनापति ने कहा, जिसे अब तक उत्तराधिकारी समझा जा रहा था, वह असल में राजा का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का बेटा हो सकता है। महल में मचा तूफान। सच्चाई या नई साजिश? अब पूरा महल हिल चुका था। उत्तराधिकारी समझे जा रहे युवक ने तुरंत विरोध किया।
यह सब झूठ है। प्रधानमंत्री ने भले ही गद्दारी की हो, लेकिन मैं उसका बेटा नहीं हूं। राघव खुद भी उलझन में था। अगर वह असली राजा था, तो फिर उसे अब तक यह क्यों नहीं बताया गया? लेकिन फिर एक बूढ़ी दासी सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब समय आ गया है कि मैं सच बताऊं, उसने कांपती आवाज में कहा। दासी का राज राघव कौन था? सालों पहले राजा को पता चला कि महल में गद्दारी हो सकती है। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि बच्चे को तुरंत सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। लेकिन गद्दारों ने भी चाल चली। उन्होंने असली उत्तराधिकारियों को बदल दिया। सबकी सांसें थम गईं। असल में असली राजा का बेटा वह था जिसे महल से बाहर भेज दिया गया था। अब सबकी नजरें राघव पर टिक गईं। तुम ही असली उत्तराधिकारी हो राघव। क्या राघव राजा बनने को तैयार था? राघव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने अपना पूरा जीवन एक आम व्यक्ति के रूप में जिया था। अब अचानक वह राजा बन सकता था। लेकिन क्या वह तैयार था? महल के लोग उसके घुटनों में झुक गए, उसे राजा मानने के लिए। लेकिन राघव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर मैं सच में राजा हूं, तो मैं खुद यह तय करूंगा कि इस राज्य के लिए क्या सही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। महल के कोने से एक साया चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। यह व्यक्ति कौन था? क्या गद्दारी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी? अंधेरे में छुपा दुश्मन। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। महल में लोग झुककर राघव को राजा मानने लगे थे। लेकिन राघव की नजरें अब भी कोने में खड़े उस अजनबी पर थीं, जिसने सब कुछ चुपचाप देखा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी, मानो यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। राघव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। तुम कौन हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे। उसकी चाल में घमंड था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सारा खेल सिर्फ प्रधानमंत्री का था? उसने गहरी आवाज में कहा। महल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। नया दुश्मन, राज्य के असली गद्दार का पर्दाफाश। सेनापति और बाकी सैनिक सतर्क हो गए। राघव ने तलवार उसकी गर्दन के पास रखते हुए कहा, साफ साफ बताओ। वह व्यक्ति ठहाका मारकर हंसा। राजा को मारने की योजना प्रधानमंत्री की नहीं थी। वह तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और था। राघव और सेनापति के चेहरे पर शिकन आ गई। तो फिर असली गद्दार कौन था? उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और एक नाम लिया। सेनापति। क्या सेनापति ही असली गद्दार था? महल के लोग चौकन्ने हो गए। सेनापति, जिसने अभी अभी युद्ध जीतने में मदद की थी, क्या वह भी इस साजिश में शामिल था? सेनापति की आंखों में हल्की सी झलक बदली। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराया। सच तो यह है कि राजा की हत्या सिर्फ सत्ता के लिए नहीं की गई थी। यह एक पुराने बदले की आग थी। एक ऐसा बदला जो सालों से लिया नहीं गया था। राघव की आंखें संकीर्ण हो गईं। पुरानी दुश्मनी, राजा का काला इतिहास। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा, राजा ने सालों पहले एक परिवार को नष्ट कर दिया था। वह परिवार कोई और नहीं बल्कि मेरा था। महल में लोग फुसफुसाने लगे। तुम कौन हो? राघव ने पूछा। मैं उस शाही परिवार का आखिरी वारिस हूं, जिसे तुम्हारे पिता ने धोखा दिया था। और अब मैं इस राज्य को तुम्हें नहीं सौंपने वाला। एक और युद्ध की शुरुआत? राघव को महसूस हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शाही इतिहास में कुछ ऐसा था जिसे अब तक छुपाया गया था। अब सवाल यह था, क्या राघव इस राज्य का असली उत्तराधिकारी था, या वह भी बस एक और मोहरा था इस सत्ता के खेल में? राज्य के अंधेरे रहस्य। राघव के सामने एक नई चुनौती। महल के प्रांगण में फैले सन्नाटे के बीच राघव की सांसें तेज हो रही थीं। अगर राजा ने सच में किसी परिवार को नष्ट किया था, तो क्या वह भी उसी अन्याय का हिस्सा था? क्या उसने जो सिंहासन अभी स्वीकार भी नहीं किया था, वह एक छलावे पर टिका था? उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और राघव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने वर्षों तक इस दिन का इंतजार किया है, और मैं तुम्हें यह सिंहासन नहीं लेने दूंगा। सेनापति और सैनिक तुरंत राघव के आगे खड़े हो गए, लेकिन राघव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर तुम सच कह रहे हो, तो मुझे सबूत दो। अगर मेरे पिता ने अन्याय किया था, तो मैं खुद न्याय करूंगा। पुराना दस्तावेज। क्या राजा सच में गुनहगार था? उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज निकाला और राघव के सामने फेंक दिया। सेनापति ने आगे बढ़कर उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक झटका था। यह क्या लिखा है? राघव ने पूछा। सेनापति ने भारी आवाज में कहा, यह पुराने राजा के आदेश का दस्तावेज है।
जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पिता ने इस व्यक्ति के परिवार को देशद्रोही करार देकर मारने का आदेश दिया था। महल में एक हलचल मच गई, लेकिन राघव को कुछ अजीब लगा। उसने दस्तावेज को खुद पढ़ा। कुछ शब्द धुंधले थे, लेकिन एक बात साफ थी। राजा ने इस परिवार के खिलाफ आदेश दिया था, लेकिन क्यों? झूठ का पर्दाफाश, सच्चाई कुछ और थी। राघव ने गौर से देखा। कुछ पंक्तियां जानबूझकर छुपाई गई थीं। दस्तावेज के नीचे हल्की स्याही में कुछ और लिखा था। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि इस परिवार ने शाही खजाने में सेंध लगाने की साजिश रची थी और महल पर हमला करने का षड्यंत्र किया था। राघव ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। तुमने हमें अधूरी सच्चाई बताई। तुम्हारे परिवार को सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया कि राजा निर्दयी थे, बल्कि क्योंकि वे महल के खिलाफ साजिश कर रहे थे। राज्य पर नया खतरा, अंदरूनी गद्दारी का खुलासा। वह व्यक्ति घबरा गया, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाई और गरजा। तो क्या हुआ? यह सिंहासन तुम्हारा नहीं हो सकता। यह सिंहासन अब किसी का नहीं रहेगा। और तभी महल की दीवारों से अचानक तीरों की बौछार हुई। महल के अंदर पहले से ही कुछ गद्दार छुपे हुए थे, जिन्होंने इस मौके का इंतजार किया था। अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा की बन चुकी थी। राघव ने तेजी से तलवार उठाई, वो सपाटा डठी और महल में एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। क्या राघव राज्य को बचा पाएगा, या यह महल एक बार फिर गद्दारों के हाथों में चला जाएगा? राज्य का अंतिम युद्ध, राघव का सबसे बड़ा फैसला। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा सेनापति अब किसी वफादार योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक शातिर गद्दार की तरह दिख रहा था। उसकी सेना, जो अंधेरे में छिपी थी, अब खुलेआम महल पर चढ़ाई के लिए तैयार थी। राघव जानता था कि अगर वह यहां रुका तो महल नष्ट हो जाएगा। उसे तुरंत कोई निर्णय लेना था। सेनापति मुस्कुराया और तलवार उठाते हुए कहा, अब तुम भाग नहीं सकते राजकुमार। या तो तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, या फिर यहीं मारे जाओ। राघव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। राजा कभी अपने लोगों से विश्वासघात नहीं करता। अगर यह राज्य मेरे खून से बच सकता है, तो मैं लड़ूंगा। एक अकेले योद्धा की लड़ाई। क्या राघव के पास कोई योजना थी? राघव जानता था कि वह सेनापति की पूरी सेना से अकेले नहीं लड़ सकता, लेकिन उसे महल को सतर्क करने के लिए किसी भी तरह वापस पहुंचना था। तभी उस पीस से नहीं हुआ सा क्या तभी उसकी नजर सुरंग की दीवारों पर गई। वहां एक जली हुई मशाल और कुछ लकड़ी के ढेर रखे थे। अगर वह इस सुरंग को जला देता तो सुसीम को पक से पदे पफता, तो पूरी सेना के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता। सेनापति ने उसकी आंखों में चमक देख ली और गुर्राया, कोई चाल मत चलना। लेकिन इससे पहले कि सेनापति हमला करता, राघव ने जलती मशाल पूरी ताकत से लकड़ी के ढेर पर फेंक दी। जलती सुरंग और भागने की कोशिश। लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते सुरंग के चारों ओर धुआं फैलने लगा। सैनिकों में भगदड़ मच गई। राघव ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया और तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से सेनापति चिल्लाया, रुको! यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग फैल चुकी थी और पूरी सुरंग गिरने के कगार पर थी। सेनापति और उसकी सेना धुएं में घिर गए। महल की रक्षा, अंतिम युद्ध का आगाज। राघव जब महल पहुंचा तो वहां पहले से ही युद्ध शुरू हो चुका था। महल के सैनिक गद्दारों से लड़ रहे थे, लेकिन वे संख्या में कम थे। राघव ने अपनी तलवार उठाई और ऊंची आवाज में गरजा, यह राज्य कभी किसी गद्दार के हाथों में नहीं जाएगा। सब लोग मेरे साथ लड़ो। सैनिकों का हौसला बढ़ गया। राघव ने दुश्मनों पर हमला कर दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक एक करके गद्दार गिरने लगे। लेकिन तभी सेनापति की वापसी, अंतिम टकराव। सुरंग की आग से किसी तरह बचते हुए सेनापति महल में दाखिल हुआ। उसका चेहरा काले धुएं से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में वही नफरत जल रही थी। राघव, अब यह युद्ध सिर्फ हमारे बीच है, उसने ललकारा। महल के आंगन में सब लड़ाई रोककर देखने लगे। यह दो महान योद्धाओं की आखिरी टक्कर थी। राघव और सेनापति आमने सामने आ गए। यह सिर्फ एक सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय और अन्याय की आखिरी जंग थी। आखिरी वार कौन जीतेगा? सेनापति ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन राघव ने बचते हुए पलटवार किया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। दोनों ही योद्धा जख्मी हो चुके थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अचानक सेनापति ने धोखे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन राघव पहले ही तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई और सेनापति का खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। राघव ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। न्याय या बदला, राघव का अंतिम निर्णय। महल में सन्नाटा छा गया।
सभी की निगाहें राघव पर थीं। सेनापति ने गुस्से में कहा, मार डालो मुझे। तुम भी वही बनोगे जो तुम्हारे पिता थे। राघव की सांसें भारी हो रही थीं। उसने अपनी तलवार उठाई और नहीं, मैं तुमसे अलग हूं। तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तो तुम्हें अपने अपराधों की सजा भुगतनी चाहिए। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दो। इसका न्याय जनता करेगी। सिंहासन का असली हकदार, एक नए युग की शुरुआत। युद्ध खत्म हो चुका था। गद्दारों को पकड़ लिया गया। राज्य बच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या राघव राजा बनेगा? राघव महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ा हुआ। नीचे हजारों लोग उसे देख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं राजा बन सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस राज्य की जनता तय करे कि उनका सच्चा शासक कौन होगा। अगर वे मुझे चुनते हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगा। जनता ने एक स्वर में कहा, राजा राघव, राजा राघव। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? राघव को अब समझ आ गया था कि राजा होना आसान नहीं, लेकिन एक अच्छा राजा बनने के लिए सत्ता नहीं, बल्कि न्याय जरूरी होता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? या फिर कहीं अंधेरे में कोई नया दुश्मन जन्म ले रहा था? नई सुबह या नए अंधेरे की शुरुआत? राज्य में शांति लौट आई थी। गद्दारों को पकड़ लिया गया था। सेनापति को काल कोठरी में डाल दिया गया और जनता ने खुले दिल से राघव को राजा स्वीकार कर लिया। महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन राघव के मन में अब भी एक सवाल उठ रहा था। क्या यह सच में अंत था? वह राज सिंहासन पर बैठने से पहले अपने पूर्वजों की समाधि के पास गया। वहां खड़े होकर उसने अपने पिता के बारे में सोचा। क्या वे सच में निर्दयी थे जैसा उस गद्दार ने कहा था? या फिर सच्चाई कुछ और थी जो अब तक किसी को पता नहीं थी? काल कोठरी से आई चेतावनी, एक नया खतरा। राघव जब वापस महल लौट रहा था, तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं। महाराज, सेनापति आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो यह राज्य एक बार फिर तबाह हो जाएगा। राघव ठिठक गया। उसने सोचा कि सेनापति अब भी चाल चलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह काल कोठरी पहुंचा। अंधेरे में जंजीरों से जकड़ा सेनापति वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी हार का कोई पछतावा नहीं था। तो राजा साहब आए मेरा हालचाल पूछने? उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। राघव ने कठोर स्वर में पूछा, क्या चाहते हो? सेनापति धीरे धीरे खड़ा हुआ। चाहता तो मैं तुम्हारी मौत था, लेकिन अब वो मेरा काम नहीं, क्योंकि अब जिस दुश्मन से तुम्हें लड़ना होगा, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। राज्य पर एक नया साया, छुपा हुआ शत्रु। राघव ने आंखें संकीर्ण की। बात घुमा फिराकर मत कहो, साफ साफ बताओ कौन आ रहा है? सेनापति हंसा। जिसका बदला अभी बाकी है। वो जो अंधेरे में बैठा था, इंतजार कर रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। लेकिन तुम जीत गए, और अब वो सामने आएगा। राघव को पहली बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कौन? उसने फिर पूछा। सेनापति धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे अपने ही खून में छुपा दुश्मन। क्या यह सच में अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? महल के बाहर जश्न चल रहा था, लेकिन अंदर राजा के दिल में एक नए युद्ध की आहट गूंज रही थी। क्या सच में उसके अपने ही परिवार में कोई गद्दार था? और अगर हां, तो कौन? राजमहल में छिपा दुश्मन, एक नई साजिश की शुरुआत। राघव की आंखों में सवाल थे, लेकिन सेनापति ने कोई और जवाब नहीं दिया। बस एक कुटिल मुस्कान के साथ दीवार से टिक गया, जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। राघव ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर बिना एक शब्द कहे काल कोठरी से बाहर निकल आया। लेकिन उसके मन में अब एक नया डर बैठ चुका था। क्या सच में उसके अपने ही परिवार में कोई गद्दार था? महल में लौटते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। महल के हर कोने की निगरानी बढ़ा दो। कोई भी संदिग्ध हरकत हो तो तुरंत मुझे खबर दी जाए। राज्याभिषेक की तैयारियां। लेकिन कहीं कुछ गलत था। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन राघव को कोई अदृश्य साया महसूस हो रहा था। महल के गलियारों में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह अपनी मां के कक्ष में गया, तो उसने देखा कि वे बेहद परेशान थीं। क्या हुआ मां? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, राघव, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यह राजगद्दी मिले। राघव चौंक गया। लेकिन क्यों? रानी ने दरवाजे की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, क्योंकि जिस गद्दी के लिए तुम्हारे पिता की जान गई, उसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर तुम कभी चैन से नहीं बैठ पाओगे। रानी का रहस्य। क्या राजा की हत्या के पीछे कोई और था? राघव सन्न रह गया। आप क्या कहना चाह रही हैं?
ये माँ, रानी की आंखों में आंसू थे। तेरे पिता को युद्ध में दुश्मनों ने नहीं मारा था, राघव। उन्हें महल के ही किसी अपने ने धोखा दिया था। राघव के हाथ मुट्ठियों में बदल गए। कौन था वो? रानी ने सिर झुका लिया। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा कि यह महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति था। तेरे पिता कुछ दिनों से परेशान थे, जैसे उन्हें किसी बात की भनक लग गई थी। और फिर एक रात वे गए और कभी वापस नहीं आए। गुप्त दस्तावेज, सबूत छिपे थे। राघव के दिमाग में अब एक ही सवाल था। अगर पिता को महल के अंदर से किसी ने मारा था, तो क्या कोई सबूत बचा होगा? उसने तुरंत महल की पुरानी तिजोरी की जांच करवाने का फैसला किया। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे तो तिजोरी पहले ही खाली हो चुकी थी। कोई पहले से खेल खेल रहा था। हाँ वे पे आई, और कौन? राघव को अब यकीन हो गया था। राज्य पर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, और उसके राज्याभिषेक से पहले कोई चाहता था कि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन सवाल यह था, क्या वह समय रहते असली गद्दार को पकड़ पाएगा? महल के अंदर छुपा रहस्य, राजा की हत्या की सच्चाई। राघव का दिमाग तेजी से चल रहा था। तिजोरी से दस्तावेज गायब हो चुके थे, लेकिन यह काम कोई बाहरी दुश्मन नहीं कर सकता था। महल के अंदर ही कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि यह राज खुल सके। उस रात राघव सो नहीं सका। वह बार बार उन घटनाओं को याद कर रहा था जो अब तक हुई थीं। सेनापति की गद्दारी, रानी मां की चेतावनी, और अब गायब हुए दस्तावेज। वह जानता था कि अगर जल्द ही सच्चाई नहीं खोजी गई, तो शायद उसे भी अपने पिता की तरह हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अगली सुबह उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार, महामंत्री वासुदेव को बुलाया। महामंत्री, क्या मेरे पिता की मौत की रात कुछ अजीब हुआ था? वासुदेव ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, एक बात थी महाराज, लेकिन यह किसी को नहीं बताई गई थी। राघव चौकन्ना हो गया। क्या? वासुदेव ने धीरे से कहा, राजा की हत्या से एक दिन पहले राजमहल में एक अजनबी को देखा गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन राजा उससे मिलने गए थे, और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। अजनबी कौन था? क्या वह असली हत्यारा था? राघव का मन बेचैन हो उठा। क्या किसी ने उस अजनबी को पहचाना? वासुदेव ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन एक सेवक ने उसे जाते हुए देखा था। वह कहता है कि उस आदमी की कलाई पर एक अजीब निशान था, 3 तीरों का चिन्ह। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। 3 तीरों का चिन्ह, यह कोई साधारण निशान नहीं था। यह एक गुप्त संगठन का प्रतीक था, जिसे दशकों पहले खत्म कर दिया गया था। यह संगठन सिर्फ एक मकसद से बना था, राजवंश को खत्म करना। नया खतरा। क्या राजा की हत्या सिर्फ शुरुआत थी? अब राघव को यकीन हो गया था कि उसके पिता की हत्या महज एक दुर्घटना नहीं थी। यह एक साजिश थी जिसे अभी तक किसी ने नहीं सुलझाया था। लेकिन क्या वह अब भी सुरक्षित था? उस रात जब राघव अवंशिथि अपने कक्ष में था, तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने झट से तलवार उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जब वह मुड़ा, तो उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। उसके हाथ कांप गए जब उसने उसे खोला। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, सत्य मत खोजो राजा। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ में वह चिट्ठी थी, जिसके 4 शब्दों ने पूरे महल के सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। सत्य मत खोजो राजा। यह साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि वह अपने पिता की हत्या का सच जाने। लेकिन यह धमकी उसे और भी दृढ़ बना रही थी। अब उसे न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करनी थी, बल्कि यह भी पता लगाना था कि महल के भीतर छिपा हुआ गद्दार कौन है। राघव ने तुरंत अपने सबसे वफादार सैनिक अर्जुन को बुलाया। जिस किसी ने यह चिट्ठी यहां रखी, वह महल के अंदर ही है। हर दरवाजे, हर सुरंग की पहरेदारी बढ़ा दो। कोई भी संदिग्ध हरकत हो तो मुझे तुरंत खबर दो। अर्जुन ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। काल कोठरी में कैद सेनापति, क्या वह जानता था कुछ? राघव को अचानक याद आया। सेनापति ने पहले ही चेतावनी दी थी कि महल के भीतर कोई छिपा दुश्मन है। क्या वह यह सब पहले से जानता था? राजा बिना देरी किए काल कोठरी पहुंचा। इस बार सेनापति उसे देखकर मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह जानता हो कि राजा अब सच के बेहद करीब है। क्या हुआ महाराज? सेनापति ने ठंडी आवाज में कहा। क्या अब तुम्हें भी लगने लगा कि असली दुश्मन मैं नहीं हूं? राघव ने तलवार म्यान से निकालकर उसकी गर्दन के पास रख दी। किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? कौन है वो जिसने मेरे पिता की हत्या की? सेनापति ने एक गहरी सांस ली। तुम सच में जानना चाहते हो? राघव ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें जान बचानी है, तो तुरंत सब कुछ बता दो।
सेनापति ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो इस महल में सबसे पहले मेरी नहीं, तुम्हारी जान जाएगी। महल का सबसे गहरा राज, क्या राघव सच सह सकेगा? राघव को अब और भी बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, महल के बाहर शोर मचने लगा। सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, महल के गुप्त कक्ष से एक लाश मिली है। राघव तेजी से वहां पहुंचा। यह महल का सबसे पुराना हिस्सा था, जहां राजा के पूर्वजों की यादगारें रखी जाती थीं। लेकिन आज वहां कुछ और ही था। एक बुजुर्ग सेवक की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। राघव ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वासुदेव। महामंत्री ही असली गद्दार? राघव को यकीन नहीं हुआ। वासुदेव, उसके पिता के सबसे पुराने सलाहकार? क्या यह सच हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। राघव ने मुड़कर देखा। दरवाजे के दूसरी ओर से आवाज आई, साइड आई। अब बहुत देर हो चुकी है महाराज। धोखे का महल, क्या राजा की आखिरी रात थी? राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई भारी चीज लगा दी गई थी। अंदर घुप्प अंधेरा था। बस एक मशाल की हल्की रोशनी कांप रही थी। उसने तलवार कसकर पकड़ ली और दरवाजे की तरफ बरस बढ़ा। कौन है बाहर? राघव ने गरजती आवाज में पूछा। कोई हंसा। वह आवाज जानी पहचानी थी, वासुदेव। मुझे माफ करना महाराज। वासुदेव की आवाज बाहर से आई। लेकिन मुझे यह करना पड़ा। तुमने सच जानने की कोशिश की और अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना पड़ेगा। राघव को जैसे यकीन नहीं हुआ। तुमने मेरे पिता को धोखा दिया? धोखा? वासुदेव ने ठंडी हंसी हंसी। नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ वह किया जो जरूरी था। तुम्हारे पिता के पास एक रहस्य था और उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। और अब तुम्हारी भी बारी है। कमरे में मौत का जाल। क्या बच पाएगा राजा? राघव ने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब था। उसने मशाल उठाई और दीवारों को गौर से देखा। छोटे छोटे छेद। उसका दिल डूबने लगा। जहर? अगर यह वाकई राजा की आखिरी रात है तो मुझे पछतावा नहीं होगा। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। राघव ने दांत भींचते हुए कहा। महल की गुप्त सुरंग, आखिरी उम्मीद। राघव को अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। अगर कभी महल तुम्हारे लिए खतरा बन जाए तो पूर्वी दीवार की छठी ईंट को टटोलना। उसने मशाल की रोशनी में दीवार को देखा और जल्दी से उस ईंट को दबाया। धड़ाम! एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बिना समय गंवाए राघव उसमें घुस गया और अंदर की ओर भागने लगा। पीछे से जहर छोड़ने वाला तंत्र सक्रिय हो चुका था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। महल के नीचे छिपी सच्चाई, सबसे बड़ा रहस्य। यह सुरंग बेहद पुरानी थी। राघव आगे बढ़ता गया, जब तक कि उसे एक बड़े पत्थर का दरवाजा नहीं दिखा। उसने धक्का दिया और जैसे ही वह खुला, वह चौंक गया। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर रखे थे गुप्त दस्तावेज। राघव ने जल्दी से एक पत्र उठाया और पढ़ने लगा। अगर यह पत्र मेरे पुत्र तक पहुंचे तो जान लो कि मेरे मरने की असली वजह एक गद्दारी थी। वासुदेव मेरा सबसे भरोसेमंद मित्र था, लेकिन उसने ही मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरी मौत की योजना महल के भीतर ही बनी थी। इस पत्र के साथ कुछ सबूत भी रखे हैं। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम्हारी जान भी खतरे में है। राघव के हाथ कांप उठे। उसके पिता को मारा गया था और हत्यारा महल में ही था। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तुम बहुत ज्यादा जान चुके हो महाराज। राघव तेजी से मुड़ा, लेकिन उससे पहले एक तलवार चमकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अंधेरे में बंद किस्मत। क्या राजा मर चुका था? राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सिर पर जबरदस्त झटका लगा था और वह जमीन पर गिर चुका था। दूर से किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन कान सुन्न पड़ चुके थे। उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे, जैसे कोई जंजीरों में बांध रहा हो। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसे महसूस हुआ कि वह किसी ठंडी, गीली जमीन पर पड़ा था। जब उसने आंखें खोलीं, तो पाया कि वह एक अंधेरी कोठरी में बंद था। हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। अचानक दरवाजा खुला। मशाल की रोशनी में एक परछाई उभरी। आखिरकार राजा होश में आ ही गया। वह जानी पहचानी आवाज थी। वासुदेव! वासुदेव की साजिश, सत्ता के पीछे छुपा खेल। राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां बंद करने की? तुमने मेरे पिता को धोखा दिया और अब मेरे राज्य को हथियाना चाहते हो? वासुदेव हंसा। राजा, तुम अब भी समझ नहीं पाए? यह सब सिर्फ एक गद्दारी नहीं थी। यह योजना तो कई सालों से बन रही थी। तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर थे।
लेकिन वे यह राज नहीं समझ सके कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। राघव की आंखों में नफरत थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वासुदेव ने सिर हिलाया। नहीं राजा, तुम अब हार चुके हो। जनता को कल सुबह यह बताया जाएगा कि तुमने महल छोड़कर भागने की कोशिश की और पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली। आखिरी उम्मीद, महल का सबसे वफादार साथी वासुदेव चला गया और राघव अकेला रह गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे एक ही रास्ता दिख रहा था, उसे किसी भी तरह भागना होगा। उसी वक्त कोठरी के एक कोने से हल्की सी आवाज आई। महाराज! राघव चौंका। उसने देखा कि एक पहरेदार झुका हुआ खड़ा था। लेकिन यह कोई आम पहरेदार नहीं था, यह अर्जुन था, उसका सबसे भरोसेमंद सैनिक। मुझे पता था कि कुछ गलत हो रहा है महाराज। मैंने छुपकर देखा कि आपको धोखे से यहां लाया गया। मैं आपको यहां से निकालूंगा। अर्जुन ने जल्दी से जंजीरें खोलनी शुरू की। राघव के अंदर फिर से ताकत लौट आई। हमें जल्दी करनी होगी। सुबह होने से पहले इस साजिश को रोकना होगा। महल के सिंहासन कक्ष में सबसे बड़ा खुलासा। राघव और अर्जुन ने महल की गुप्त सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। वे धीरे धीरे सिंहासन कक्ष के पास पहुंचे, जहां वासुदेव दरबारियों को इकट्ठा कर रहा था। वह सबको बता रहा था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है और अब राज्य को एक नया मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजे जोर से खुले। गलत बोल रहे हो महामंत्री। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। सिंहासन कक्ष के दरवाजे पर राघव खड़ा था, तलवार खींचे हुए। सच्चाई का न्याय किसका अंत होगा? वासुदेव की आंखों में भय तैर गया। यह यह असंभव है। तुम तो मर चुके थे। राघव धीरे धीरे सा आगे बढ़ा। जो सच के रास्ते पर होता है, उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। लेकिन अब यह फैसला जनता करेगी, कौन असली राजा है और कौन गद्दार। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सैनिक अब वासुदेव को घेरने लगे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे दबोच लिया। अंत या नई शुरुआत? वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पूरे राज्य को सच्चाई बताई गई। जनता ने राजा के लौटने का जश्न मनाया, लेकिन राघव के मन में अब भी एक सवाल था। अगर वासुदेव ही असली गद्दार था, तो फिर उस अजनबी का क्या, जिसे उसके पिता से आखिरी बार मिलते देखा गया था? क्या साजिश यहीं खत्म हो गई थी, या अभी भी कोई छुपा हुआ दुश्मन बाकी था? असली दुश्मन की परछाई, क्या यह साजिश अब भी खत्म हुई थी? वासुदेव के गिरफ्तार होने के बाद महल में शांति लौट आई थी, लेकिन राघव के दिल में बेचैनी थी। सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता था? अगर वासुदेव ही असली गद्दार था, तो फिर वह अजनबी कौन था, जिसे उसके पिता की हत्या से पहले महल में देखा गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वासुदेव ही असली शत्रु था, तो उसे चुप करवाने के लिए महल के गुप्त कक्ष में वह बूढ़ा सेवक किसने मारा था? राघव जानता था कि कुछ न कुछ अभी भी छुपा हुआ था। उसने वासुदेव से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन जब वह काल कोठरी पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वासुदेव की रहस्यमयी मौत। अब किस पर भरोसा करे राजा? वासुदेव कोठरी में मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी और उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान था। 3 तीरों का चिन्ह। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। 3 तीर। यह वही निशान था जो उस अजनबी की कलाई पर देखा गया था। इसका मतलब था कि वासुदेव भी किसी और बड़ी साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। असली दुश्मन अभी भी जिंदा था और वह राघव को भी मारने की योजना बना रहा था। भरोसे का खेल। क्या अर्जुन भी गद्दार था? अगली सुबह राघव ने अर्जुन को बुलाया। वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर राघव को पूरा भरोसा था। लेकिन जब अर्जुन दरबार में आया, तो उसके चेहरे पर अजीब घबराहट थी। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी कहना है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। राघव चौकन्ना हो गया। क्या बात है, अर्जुन? अर्जुन ने इधर-उधर देखा, जैसे सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वासुदेव की मौत, यह किसी साधारण इंसान का काम नहीं था। क्या मतलब? राघव ने पूछा। अर्जुन ने आंखें नीची कर लीं। मुझे डर है महाराज, कि इस महल में अब भी एक और गद्दार छुपा हुआ है, और वह हमसे ज्यादा चालाक है। राघव की उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। कौन? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। राघव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अर्जुन, कहीं यह सब तुम तो नहीं कर रहे? अर्जुन चौंक गया। महाराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। लेकिन राघव को अब किसी पर भरोसा नहीं था। राजमहल की गुप्त बैठक,
क्या यह राजा का आखिरी कदम था? उस रात राघव ने एक गुप्त बैठक बुलाई। महल के चुनिंदा वफादारों को बुलाया गया था, लेकिन अर्जुन को उसमें शामिल नहीं किया गया। राघव ने सभी को देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि वासुदेव के संपर्क में जो भी लोग थे, उनकी पूरी जांच हो। लेकिन एक और काम है, अर्जुन पर नजर रखी जाए। सभी चौकन्ने हो गए। अर्जुन? क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा था? राघव ने बैठक खत्म की और अपने कक्ष में चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो दरवाजे के नीचे एक कागज पड़ा मिला। उसने उठाया और पढ़ा, तुम्हारे सबसे करीबी पर भरोसा मत करो, वह तुम्हारा अंत चाहता है। राघव के हाथ कांप गए। क्या अर्जुन ही असली दुश्मन था, या कोई और महल के भीतर से यह खेल खेल रहा था? दोस्ती या धोखा? क्या अर्जुन ही असली गद्दार था? राघव ने कागज के उस टुकड़े को कई बार पढ़ा। उसके दिल में शक की लपटें उठ रही थीं। अर्जुन, उसका सबसे भरोसेमंद साथी, क्या वही उसे मारने की योजना बना रहा था? लेकिन अगर वह असली गद्दार था, तो अब तक उसने हमला क्यों नहीं किया? और फिर वह रहस्यमयी अजनबी कौन था जिसके कलाई पर 3 तीरों का चिन्ह था? राघव को अब किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि इस साजिश का सच सामने लाने के लिए उसे चालाकी से खेलना होगा। उसने अर्जुन को बुलाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अकेले में नहीं। दरबार का सबसे बड़ा खेल, सच्चाई सामने आने वाली थी। अगली सुबह महल के दरबार में भारी भीड़ थी। राघव अपने सिंहासन पर बैठा और उसके ठीक सामने अर्जुन खड़ा था। उसके दोनों तरफ कुछ खास सैनिक तैनात थे जिनके चेहरे सख्त थे। अर्जुन, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कई सालों से मेरे साथ हो, मेरी जान बचाई, मेरे साथ हर युद्ध में खड़े रहे। लेकिन आज मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। पूछिए महाराज। राघव ने वह कागज उठाया और अर्जुन के सामने लहराया। यह चिट्ठी कहती है कि मेरे सबसे करीबी ने मुझे धोखा दिया है। बताओ, अर्जुन, क्या यह सच है? अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूं? राघव चुप रहा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं यहां और अब भी अपनी निष्ठा साबित कर सकता हूं। धोखे का आखिरी वार। राघव को किसने मारा? लेकिन ठीक उसी पल महल के छज्जे से एक काली परछाई तेजी से कूदी। छटाक! एक तेज तीर हवा में लहराया और सीधा अर्जुन की छाती में जा धंसा। सभी चौंक गए। अर्जुन लड़खड़ाया, उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास था। राघव उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन जमीन पर गिर चुका था। महल के सैनिकों ने तुरंत हमलावर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन अब ऐन नंबर कॉर्ड गई, लेकिन वह अजनबी एक तीर की तरह तेज था। राघव ने उसकी कलाई पर नजर डाली। 3 तीरों का वही चिन्ह, वही अजनबी। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वह महल की खिड़की से छलांग लगा चुका था। अर्जुन की आखिरी सांसें, सच सामने आया या नहीं? राघव घुटनों के बल बैठ गया। उसने अर्जुन के चेहरे को देखा, जो अब फीका पड़ रहा था। महाराज, अर्जुन की आवाज कमजोर थी, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। राघव की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन असली दुश्मन महल में ही है। और इसके साथ ही अर्जुन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब कौन था असली गद्दार? राघव ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। मैं कसम खाता हूं, अर्जुन, जिसने भी यह साजिश रची है, वह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अब सवाल था, अगर अर्जुन निर्दोष था, सासिमददाना बोरुष था, तो असली गद्दार कौन था? क्या वह 3 तीरों का रहस्यमयी योद्धा था, या फिर कोई और जो अभी भी छिपा बैठा था? असली गद्दार का चेहरा, क्या राजा की जान खतरे में थी? अर्जुन की मौत ने पूरे महल को हिला दिया। राघव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। जो उसका सबसे भरोसेमंद था, उसे उसी के सामने मार दिया गया। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि साजिश उससे कहीं बड़ी थी, जितना वह समझ रहा था। 3 तीरों का रहस्यमयी हत्यारा कौन था? और उसने अर्जुन को ही क्यों मारा? महल के सैनिक हर तरफ उस काले परछाई की तलाश कर रहे थे, जिसने अर्जुन की हत्या की थी। लेकिन वह हवा में गायब हो चुका था, जैसे कोई परछाई हो। राघव को अब यकीन हो गया था कि महल के अंदर ही कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। रात के अंधेरे में छिपा सच, गुप्त सुराग मिला। राघव उस रात सो नहीं सका। वह अर्जुन की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे सच्चाई जाननी थी। उसने महल के पुराने ग्रंथों और कागजों को खंगालना शुरू किया, ताकि 3 तीरों के चिन्ह का कोई सुराग मिल सके। रात के तीसरे पहर, जब पूरी दुनिया सो रही थी,
तभी उसे एक पुरानी किताब के भीतर एक पत्र मिला। पत्र के कोनों पर वही 3 तीरों का चिन्ह बना हुआ था। राघव ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में है, तो जान लो कि तुम्हारी जान खतरे में है। यह निशान सिर्फ एक हत्यारे का नहीं, बल्कि एक प्राचीन गुप्त संगठन का है, जिसने सदियों से राजाओं का तख्ता पलट किया है। तुम्हारे पिता को भी इसी संगठन ने मारा था, और अब वे तुम्हें भी मिटा देंगे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही संगठन था जिसने वासुदेव को मोहरा बनाया? महल में छिपा दुश्मन, क्या राजा को धोखा मिलने वाला था? राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। लेकिन ठीक तभी महल के बाहर हलचल मच गई। महाराज, महल पर हमला हुआ है। राघव चौकन्ना हो गया। यह हमला किसी दुश्मन राज्य का नहीं था, बल्कि महल के भीतर से ही हो रहा था। किसने किया राजा के खिलाफ विद्रोह? राघव अपनी तलवार लेकर बाहर आया तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महल के अपने ही सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे। उनका नेता आगे बढ़ा और कहा, महाराज, अब आपको सिंहासन छोड़ना होगा। आप बहुत दिनों तक बचते रहे, लेकिन अब आपके भाग्य का फैसला हो चुका है। राघव को यकीन नहीं हुआ। ये वही सैनिक थे जिन्होंने उसके लिए कई युद्ध लड़े थे, लेकिन अब वे उसके खिलाफ खड़े थे। किसके कहने पर यह कर रहे हो? राघव गरजा। सैनिकों का नेता मुस्कुराया और कहा, जिसने वासुदेव को चलाया, जिसने अर्जुन को मरवाया, वही अब इस महल का असली राजा बनेगा। अंत या नई शुरुआत? क्या राघव जिंदा बचेगा? राघव को समझ में आ चुका था कि दुश्मन कितना ताकतवर था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार खींची और आगे बढ़ा। अगर कोई मेरा सिंहासन चाहता है, तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और इसके साथ ही महल के भीतर सबसे भयानक युद्ध छिड़ गया। अब सवाल था, क्या राघव इस साजिश को मात दे पाएगा, या फिर यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी? राजा के जीवन की सबसे भयानक रात, क्या यह उसका अंत था? महल के अंदर खून बह रहा था। सैनिकों की तलवारें आपस में टकरा रही थीं, और हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। राघव अकेले खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। उसने अपनी तलवार निकाली और उन सैनिकों पर टूट पड़ा जो कभी उसके अपने थे। जिसने भी मुझे धोखा दिया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। राघव गरजा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर सैनिकों की संख्या बढ़ती गई। हर वार के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। महल के सिंहासन कक्ष में छिपा सच, क्या राजा की हार तय थी? राघव जैसे तैसे लड़ते हुए सिंहासन कक्ष तक पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा, उससे उसका खून खौल उठा। सिंहासन पर एक अजनबी बैठा था। उसके चेहरे पर एक लंबा नकाब था, लेकिन उसकी कलाई पर वही 3 तीरों का निशान चमक रहा था। तो तुम हो वह जिसने यह सारा खेल रचा? राघव ने तलवार तानते हुए कहा। अजनबी धीरे धीरे हंसा। इतनी जल्दी नहीं महाराज, तुम्हें शायद अब भी यह नहीं पता कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। राघव ने गुस्से से उसकी ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक खंजर चमका। पीठ में छुरा। क्या सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ? राघव को अपनी पीठ में एक जलती हुई चुभन महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा, तो एक खंजर उसकी कमर में धंसा था, और उसे थामने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी मंत्री था। तुम? राघव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मंत्री के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान थी। मुझे खेद है महाराज, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह सिंहासन अब तुम्हारा नहीं रहा। राघव लड़खड़ाया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और तलवार घुमाई। मैं मरने से पहले जानना चाहता हूं, तुम सब यह कर किसके लिए रहे हो? मंत्री ने अजनबी की ओर इशारा किया, और वह नकाब हटाने लगा। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। असली दुश्मन का चेहरा, यह कोई और नहीं बल्कि, नहीं, यह नहीं हो सकता, राघव के मुंह से निकला। लेकिन यह सच्चाई थी। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना खोया हुआ बड़ा भाई था, जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। राजा का सबसे बड़ा सदमा, क्या उसका अपना भाई ही गद्दार था? राघव का खून जम गया। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति, जिसे वह अजनबी समझ रहा था, कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई विक्रम था। वही भाई जो बचपन में एक युद्ध के दौरान लापता हो गया था, जिसे सभी ने मरा हुआ मान लिया था। भाई, तुम जिंदा हो? राघव के शब्द कांप रहे थे। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन मैं अब तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पिता की हत्या, वासुदेव की गद्दारी, अर्जुन की मौत, ये सब तुम्हारी साजिश थी। विक्रम सिंहासन से उठकर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया राघव। मुझे बचपन में ही इस महल से निकाल दिया गया।
मैं दर दर भटकता रहा, गुलामों की तरह जिया, लेकिन तुम आराम से इस सिंहासन पर बैठ गए। मुझे अपना हक वापस लेना था, और मैंने वही किया। राघव की आंखें लाल हो गईं। लेकिन यह सिंहासन तुम्हारा नहीं था। पिता ने मुझे राजा चुना था क्योंकि तुम लापता हो गए थे, और मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। लेकिन विक्रम ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। अब बहुत देर हो चुकी है भाई, या तो तुम मरोगे या मैं। राजा बनाम राजा, क्या यह आखिरी लड़ाई थी? महल के भीतर अब सब कुछ रुक गया था। सैनिक एक तरफ खड़े थे, मंत्री और दरबारी सहमे हुए थे। सब जानते थे कि अब कोई कूटनीति नहीं, कोई साजिश नहीं, बस दो भाइयों के बीच एक घातक युद्ध होने वाला था। राघव ने तलवार कसकर पकड़ ली। वह अपने ही खून से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर लड़ाई ही तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकती है, तो आओ विक्रम, राघव गरजा। और फिर तलवारें टकराईं। आखिरी बार कौन बचा और कौन हारा? विक्रम हमला करने में तेज था, लेकिन राघव की युद्ध क्षमता उससे कहीं ज्यादा थी। दोनों भाई एक दूसरे पर वार करते रहे। महल के फर्श पर खून बिखरता रहा। फिर अचानक विक्रम की तलवार राघव के कंधे में गहरी उतर गई। राजा दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राघव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर तलवार उठाई और सीधे विक्रम के सीने में उतार दी। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने छोटे भाई को देखा, फिर नीचे अपने बहते खून को। भाई का अंतिम शब्द, क्या यह राघव की जीत थी? विक्रम लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक दिन कोई और आएगा जो तुम्हें भी मिटा देगा। और इसके साथ ही विक्रम का सिर नीचे झुक गया। राघव अपनी तलवार छोड़कर नीचे बैठ गया। वह जीत चुका था, लेकिन यह जीत उसे खाली लग रही थी। उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन हराया था, लेकिन वह दुश्मन उसका अपना खून था। राजा तो जीत गया, लेकिन क्या वह सच में अकेला हो गया? महल में अब शांति थी। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। मंत्री चुपचाप खड़े थे, लेकिन राघव की आंखों में आंसू थे। उसने सिंहासन की ओर देखा। वह अब भी राजा था, लेकिन क्या यह सिंहासन उसकी खुशियों के लायक था? या फिर यह सिंहासन सिर्फ खून और धोखे की कहानी बन चुका था? राजा की जीत या नए तूफान की शुरुआत? महल में सन्नाटा था। विक्रम की लाश ठंडी हो चुकी थी, लेकिन राघव की आत्मा जल रही थी। उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। उसका अपना भाई, जिसे वह मरते दम तक बचाना चाहता था। सैनिकों और दरबारियों ने सिर झुका लिया। यह इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। राघव धीरे धीरे उठा और सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, उसके मन में विक्रम के आखिरी शब्द गूंजने लगे। कोई और आएगा जो तुम्हें भी मिटा देगा। क्या यह सिर्फ एक मरते हुए आदमी की आखिरी धमकी थी, या सच में कोई नया खतरा अब भी छिपा हुआ था? महल के अंधेरे में छिपी एक और साजिश। अगली सुबह भैंस महल में हलचल थी। विक्रम की मृत्यु के बाद उसके गुप्त समर्थक पकड़े गए, और जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन कुछ अब भी राघव को बेचैन कर रहा था। अगर विक्रम ही असली गद्दार था, तो 3 तीरों वाले रहस्यमयी हत्यारे का क्या हुआ? राघव ने अर्जुन की मौत को याद किया। वह हत्यारा अभी भी कहीं बाहर था, और अगर विक्रम सच बोल रहा था, तो इसका मतलब था कि कोई और बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा था। रानी का रहस्य, क्या महल के अंदर ही कोई नया गद्दार था? शाम को राघव अपनी रानी वैदेही के पास गया। वह सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। तुम ठीक तो हो? राघव ने पूछा। वैदेही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ महाराज, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। राघव चौकन्ना हो गया। क्या बात है? वैदेही ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, मैं आपको यहां सुरक्षित नहीं देख रही। राघव के माथे पर लकीरें पड़ गईं। मतलब? वैदेही ने गहरी सांस ली। महाराज, मैंने कुछ दिन पहले महल में एक अजनबी को देखा था। उसकी कलाई पर 3 तीरों का निशान था। राघव का दिल धड़क उठा। क्या? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैदेही ने धीरे से उत्तर दिया। क्योंकि मैं डर गई थी, और वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने कहा था कि अगर मैंने कुछ भी कहा, तो महल में खून की बारिश होगी। खतरा अभी भी बाकी था। अब कौन था दुश्मन? राघव ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। अगर वह हत्यारा महल में देखा गया था, तो इसका मतलब था कि विक्रम सिर्फ आयन पास एक मोहरा नेता था। असली खेल कोई और खेल रहा था।
कौन था वह रहस्यमयी हत्यारा? क्या उसने विक्रम का भी इस्तेमाल किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा राघव की जिंदगी अब भी खतरे में थी? खून की बारिश, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आने वाला था। राघव का मन अशांत था। महल की दीवारों के भीतर ही एक ऐसा दुश्मन छिपा था जो अब तक उसकी नजरों से बचा हुआ था। तीन तीरों का रहस्य, वैदेही का डर, विक्रम की आखिरी चेतावनी, सब एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। अगर वह अब भी सतर्क नहीं हुआ तो शायद अगला वार सीधा उसकी गर्दन पर होता। रात गहरी हो रही थी। महल के गलियारों में अजीब सी शांति थी, लेकिन राघव जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की है। वह अपने कक्ष में जाने ही वाला था कि तभी छाया में छिपा हत्यारा, क्या राजा पर हमला हुआ? एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। राघव रुका। उसका हाथ अपने खंजर पर गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंधेरे से एक नकाबपोश कूदकर सामने आ गया। उसकी कलाई पर वही तीन तीरों का निशान चमक रहा था। राजा राघव, तुम्हारा समय पूरा हुआ। वह फुसफुसाया और अपनी तलवार राघव के सीने की ओर बढ़ाई। लेकिन राघव पहले से तैयार था। उसने तेजी से तलवार निकालकर वार रोका और एक ही झटके में हत्यारे पर पलटवार किया। परंतु जैसे ही तलवार उसकी गर्दन तक पहुंची, नकाबपोश अचानक पीछे हट गया और काली धुंध में विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राघव हांफते हुए खड़ा रहा। यह हमला किसी साधारण हत्यारे का नहीं था। यह किसी ऐसे का था जो महल के हर कोने से वाकिफ था, जो उसकी हर चाल पहले से जानता था। महल के भीतर कोई गद्दार? वैदेही पर शक क्यों हुआ? राघव ने पूरे महल में सख्ती बढ़ा दी। हर सैनिक को सतर्क कर दिया गया, लेकिन उसका मन एक अलग सवाल में उलझा था। नकाबपोश को कैसे पता था कि वह उस समय उस गलियारे में होगा? कोई ऐसा था जिसने यह जानकारी हत्यारे तक पहुंचाई थी। महल के भीतर कोई है जो दुश्मन के लिए काम कर रहा है, राघव ने बुदबुदाया। लेकिन कौन? राघव ने अपनी रानी वैदेही को याद किया। वह पहले से जानती थी कि कोई महल में घुसा है, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला क्यों किया? क्या यह सिर्फ डर था या कुछ और? अगली सुबह रानी का गुप्त पत्र मिला। अगली सुबह एक सेवक भागता हुआ राजा के पास आया। महाराज, हमें महल के बाग में एक संदिग्ध पत्र मिला है। राघव ने पत्र खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आधी रात को कुएं के पास मिलो, सत्य प्रकट होगा। लेकिन पत्र जिस लिखावट में था, वह किसी और की नहीं बल्कि वैदेही की थी। आधी रात का रहस्य, क्या रानी ही असली गद्दार थी? राघव के हाथ में वह पत्र कांप रहा था। आधी रात को कुएं के पास मिलो, सत्य प्रकट होगा। और यह पत्र किसी और की नहीं बल्कि रानी वैदेही की लिखावट में था। क्या इसका मतलब यह था कि महल के अंदर जो साजिश चल रही थी, उसमें वैदेही भी शामिल थी? या फिर कोई और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वही गद्दार थी? राघव के मन में शक का बीज गहरा होता जा रहा था। अगर वैदेही मेरे खिलाफ थी तो वह खुद ही मुझे सतर्क क्यों करती? लेकिन अगर नहीं थी तो यह पत्र आखिर क्यों लिखा? राघव ने मन ही मन निर्णय लिया। आज आधी रात को मैं खुद कुएं के पास जाऊंगा। अगर यह जाल है तो मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि दुश्मन कौन है। रहस्यमयी कुआं, क्या राजा की हत्या की साजिश थी? आधी रात होते ही राघव अकेले ही बाघ के कुएं की ओर बढ़ा। चांदनी हल्की थी और पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। कुएं के पास पहुंचते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। राघव ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ी के पीछे झांका, उसकी आंखें हैरान रह गईं। वहां रानी वैदेही खड़ी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके सामने एक काला नकाबपोश खड़ा था और उसकी कलाई पर वही तीन तीरों का निशान चमक रहा था। सच्चाई सामने आई। क्या रानी ने राजा को धोखा दिया? राघव का खून खौल उठा। क्या वैदेही ही असली गद्दार थी? क्या वह शुरू से ही राजा के खिलाफ साजिश कर रही थी? लेकिन तभी नकाबपोश ने कहा, तुमने राजा को यह पत्र क्यों भेजा? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी जान हमारे हाथ में है? राघव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मतलब, वैदेही दुश्मनों के साथ नहीं थी, बल्कि वह उनके कब्जे में थी। वैदेही कांप रही थी। मैं तुम्हारे आदेशों का पालन कर रही हूं, लेकिन राजा को मत मारो। वह निर्दोष हैं। नकाबपोश हंसा। नहीं वैदेही, राजा को मरना ही होगा। और अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। राजा का आक्रमण। क्या वैदेही को बचाया जा सकता था? राघव के लिए अब और इंतजार करना संभव नहीं था। उसने तलवार निकाली और सीधे नकाबपोश पर हमला कर दिया। कौन हो तुम? मेरा सामना करो। नकाबपोश चौंक गया, लेकिन उसने भी तुरंत तलवार निकाल ली। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वैदेही डर से पीछे हट गई,
लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। शायद अब राजा को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तलवारों की गूंज पूरे बाग में फैल गई। राघव हर वार पर पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन फिर नकाबपोश की तलवार एक जोरदार झटके से गिर पड़ी। राघव ने बिना देर किए उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। अब बताओ, तुम कौन हो? और यह 3 तीरों का रहस्य क्या है? नकाबपोश हंसा। अब भी नहीं समझे राजा? मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली खेल अभी बाकी है। राघव की आंखें संकीर्ण हो गईं। तो तुम्हारा मालिक कौन है? नकाबपोश ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुम्हें उसका नाम पता चलेगा, वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, नकाबपोश ने अपने गले में छिपा जहर का कैप्सूल काट लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर निर्जीव हो गया। असली दुश्मन कौन था? क्या राजा सुरक्षित था? राघव ने तलवार नीचे की और गहरी सांस ली। वह इस दुश्मन को मारने में सफल रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक मोहरा था। उसने वैदेही की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी गलती नहीं थी वैदेही। असली दुश्मन अभी भी बाहर है और वह हमें खत्म करने के लिए आहोए आ रहा है। चांदनी रात में राजा और रानी खड़े थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली दुश्मन की परछाई, क्या राजा की मौत करीब थी? नकाबपोश के मरते ही रात और भी गहरी लगने लगी, लेकिन राघव का मन अब भी बेचैन था। वह सिर्फ एक मोहरा था, तो फिर असली दुश्मन कौन था? जिसने पूरी साजिश रची थी, जिसने विक्रम को राजा के खिलाफ खड़ा किया, जिसने अर्जुन की हत्या करवाई और जिसने महल के अंदर ही वैदेही को धमकाया। वह असली खेल चलाने वाला कौन था? वैदेही अब भी कांप रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अगर यह नकाबपोश सिर्फ एक मोहरा था, तो असली दुश्मन कहाँ छिपा है? राघव की आंखें गहरी हो गईं। जहां भी हो, अब वह ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही राजा ने यह कहा, अचानक महल की ओर से एक तेज चीख सुनाई दी। महल पर हमला! क्या यह राजा का आखिरी दिन था? राघव और वैदेही तुरंत महल की ओर भागे। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। सैनिकों के शव जमीन पर पड़े थे। खून से सना फर्श चमक रहा था और हवा में तलवारों की झंकार गूंज रही थी। महल पर हमला हो चुका था। राघव ने तलवार खींच ली और सिंहासन कक्ष की ओर भागा। वहां का दृश्य भयावह था। मंत्री और सेवक जमीन पर गिरे थे और ठीक सिंहासन के सामने एक लंबा काला चोगा पहने आदमी खड़ा था। उसकी पीठ राजा की ओर थी, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे मुड़ा, राघव का खून जम गया। यह तुम हो? राजा फुसफुसाया। राजा को सबसे बड़ा झटका। क्या यह विश्वासघात था? वह आदमी जिसने महल पर हमला करवाया था, कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे पुराना और वफादार सेनापति वासुदेव था। राघव को यकीन नहीं हुआ। वासुदेव वही था जिसने बचपन से उसे युद्ध की शिक्षा दी थी, जिसने हर लड़ाई में उसके लिए तलवार उठाई थी, और आज वही उसकी जान लेने के लिए खड़ा था। तुम गद्दार निकले! राजा की आवाज कांप गई। वासुदेव मुस्कुराया। राजा, तुम हमेशा सोचते थे कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर होंगे, लेकिन असली दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब था। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। लेकिन क्यों? तुम तो मेरे पिता समान थे। वासुदेव की आंखें जल उठीं। तुम्हारे पिता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था राघव। मुझे राजा बनना था, लेकिन उन्होंने सिंहासन तुम्हें सौंप दिया। मैं तब से इंतजार कर रहा था और आज वह दिन आ गया। राजा बनाम सेनापति, अंतिम लड़ाई शुरू। वासुदेव ने अपनी तलवार निकाली। यह सिंहासन अब मेरा होगा राघव, और तुम बस एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाओगे। राघव गरजा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, तो तुमने मुझे सही से नहीं जाना। और फिर तलवारें टकराईं। महल के भीतर अब एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। राजा बनाम उसके सबसे पुराने सेनापति की।